वेलकम टू फिजिक्स क्लास 12th यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है। एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशंस आर किर्चॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। और आज के वीडियो में हम 3 प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे जो 12th क्लास के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। सेक्शन ए में ये तीनों प्रैक्टिकल्स इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी यूजिंग मीटर ब्रिज। सेकंड एक्सपेरिमेंट होगा टू कंपेयर द प्राइमरी ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। एंड थर्ड होगा टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सो फर्स्ट टॉपिक है किर्चॉफ्स रूल। किर्चॉफ ने 2 रूल दिए थे। एक फर्स्ट रूल जिसको हम करंट रूल या जंक्शन रूल भी बोलते हैं, सेकंड रूल जिसको लूप रूल भी बोलते हैं। सो फर्स्ट रूल करंट रूल है। ये करंट पे कंसंट्रेट करता है, मतलब किसी भी जंक्शन पे जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट होगी वो 0 होगी। जितनी करंट उस जंक्शन पे आएगी उतनी ही करंट उस जंक्शन से चली जाएगी। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज 0। इसके लिए हमने एक एजम्पशन मान लिया कि जो करंट जंक्शन पे आएगी उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, जो करंट जंक्शन से जा रही है उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है तो सिग्मा आई 0 करने के लिए हमने जो करंट आ रही है इस डायग्राम में I1 और I4 जो ग्रीन से शो हुई हैं उनको आ रही हैं तो उनको पॉजिटिव मान लिया। I2, I3 और I5 3 करंट जा रही हैं उनको नेगेटिव मान लिया। और इन पांचों का सम करने के बाद एल्जेब्रिक सम 0 आएगा। तो हमने एक एजम्पशंस मान ली यहाँ पे कि इनकमिंग करंट्स आर पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। इससे ये भी प्रूफ होता है कि करंट किसी जंक्शन पर रुकती नहीं है, ना तो वह एक्यूमुलेट होगी ना ही वह डिस्ट्रॉय होगी, मतलब करंट कंजर्व है। नाउ सेकंड रूल वोल्टेज रूल या लूप रूल भी बोलते हैं। ये किसी क्लोज लूप में फॉलो होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ अलोंग एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। मतलब सिग्मा ई इज इक्वल टू 0 या सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर भी लिख सकते हैं। हम क्लोज लूप बनाते हैं और क्लोज लूप के नोटेशन के लिए हम उसके 4th पॉइंट को भी सिमिलर लिखते हैं। मतलब अगर ट्राइंगल है तो 4 पॉइंट से शो करेंगे। यहाँ ए बी सी ए लूप बोलेंगे। ट्राइंगल ए बी सी है लेकिन लूप ए बी सी ए होगा। ट्राइंगल ए सी डी है लेकिन लूप ए सी डी ए होगा। सो नोटेशन पे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने आई करंट मानी E1 सेल से, हमने E1 का पोटेंशियल ज़्यादा मान लिया, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग सेल हैं तो दोनों का पोटेंशियल E1 और E2 से 2 करंट I1 और I2 आई जो बीच के रेजिस्टेंस से पास हो गई तो I1 प्लस I2 हो गया। अगर किसी लूप में हमें डाउट होता है कि किस सेल से करंट लेनी है तो हायर पोटेंशियल से हम करंट मानेंगे, बाकी को उसको फॉलो करना होगा। और करंट सेल से जितनी करंट जाती है उतनी ही करंट उससे वापस भी आती है। तो हमें यहाँ लूप रूल मानना है तो लूप रूल में भी हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मानना पड़ेगा। हम यहाँ मान लेते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव होगा और जो क्लॉकवाइज होगा वो नेगेटिव होगा। करंट की डायरेक्शन हमें डायरेक्टली शो हो जाती है, लेकिन ईएमएफ के लिए हम सेल का पॉजिटिव टर्मिनल चेक कर लेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल जिस साइड शो हो रहा है उस साइड से हम चेक कर लेंगे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमारे पास पहला लूप मिलता है ABC में एक ही सेल है E1 और E1 का पॉजिटिव क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लूप को फॉलो कर रहा है तो E1 पॉजिटिव हो गया। अब I1 R1 भी एंटी क्लॉकवाइज को फॉलो कर रहा है। 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2 तो I1 इंटू R1 पॉजिटिव हो गया। और R2 रेजिस्टेंस से I1 करंट तो जा ही रही है लेकिन I2 करंट भी आ रही है, भले ही वो सेल इस लूप का पार्ट नहीं है लेकिन करंट तो इस लूप का पार्ट है। तो I1 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू E1 हो गया। अब अगर हम दूसरा लूप लें ACDA, जितने वेरिएबल उतने लूप हमें मानने पड़ते हैं तो कम से कम वेरिएबल मानने की कोशिश करेंगे हम। अब लूप ACDA हो गया। यहाँ पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लूप हमेशा सर्किट लूप जो एंटी क्लॉकवाइज साइन हम बनाएंगे वो लूप के अंदर ही बनेगा, बाहर से हम उसको एज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लूप बनाने पर जो E2 की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट आ गई तो E2 भी माइनस हो गया। I2 की डायरेक्शन भी अपोजिट आई तो I2 इंटू R3 भी माइनस हो गया। और I1 प्लस I2 की डायरेक्शन भी अपोजिट आई तो वो भी माइनस हो गया। तो साइन कन्वेंशन के लिए हम EMF
के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को चेक कर लेंगे और करंट के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव मान लेंगे। अब इसी का पहला एप्लीकेशन है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम 3 रेजिस्टेंस मालूम हो तो चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। यहाँ पे सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे ई, कैपिटल ई एक बैटरी है जिससे आई करंट फ्लो हुई और जंक्शन पे पहुंचने के बाद I1 और I-I1 सेकेंड साइड चली गई। इसने जंक्शन रूल फॉलो किया। अब I1 करंट ऊपर जाने के बाद उसमें से कुछ करंट गैलोमीटर से पास हो सकती है, तो IG करंट नीचे आई और I1 माइनस IG रेजिस्टेंस Q से पास हो गई। अब D पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर 2 करंट आ रही हैं, एक IG और एक I-I1। तो S पॉइंट से I-I1 प्लस IG करंट पास हो गई और इन सारे करंट को अगर हम ऐड कर दें एट पॉइंट C तो I करंट वापस हमें E सेल में मिल जाएगी। तो अगर हम किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करें हम, तो यहाँ पे हमें 2 ही वेरिएबल है तो 2 लूप से काम चल सकता है। हमारे पास 2 सिंपल लूप ABDA और BCDA है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे लूप बन रहे हैं। ABCEA है, ADCEA है, ABCDA है, बहुत सारे लूप बन रहे हैं, लेकिन हमें केवल 2 ही लूप का काम है, ABDA और BCDA। तो पहले लूप को हम लेते हैं तो इसमें केवल करंट है, EMF तो है नहीं इस लूप के अंदर। ABDA के अंदर कोई बैटरी नहीं है तो इक्वल टू में 0 आ गया। अब जो एंटी क्लॉकवाइज लूप को फॉलो कर रहा है वो पॉजिटिव, जो नहीं कर रहा वो नेगेटिव। तो I1 करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज लूप को फॉलो नहीं कर रही तो I1P नेगेटिव। IG इंटू G भी एंटी क्लॉकवाइज लूप को फॉलो नहीं कर रही तो वो भी नेगेटिव। लेकिन I-I1 जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज लूप को फॉलो कर रही है तो ये पॉजिटिव। तो माइनस I1P माइनस IG इंटू G प्लस I-I1 इक्वल टू I-I1 इंटू R इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड लूप हम लेते हैं BCDB। इसमें भी जो एंटी क्लॉकवाइज लूप को फॉलो करेगा वो पॉजिटिव, जो नहीं करेगा वो नेगेटिव। तो I1 माइनस IG फॉलो नहीं कर रहा है तो माइनस बाहर उसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया इंटू Q, और I माइनस I1 प्लस IG फॉलो कर रहा है तो उसके साथ प्लस साइन आ गया इंटू S, और IG इंटू G भी फॉलो कर रहा है तो उसके साथ भी प्लस साइन आ गया इंटू G इक्वल टू 0। अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो IG से कोई करंट पास नहीं होगी, इसको नल डिफ्लेक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास I1P प्लस I माइनस I1 इंटू R पहले वाले इक्वेशन से, और इससे हम I1P इक्वल टू I माइनस I1R भी लिख सकते हैं। और दूसरे वाले इक्वेशन से आ जाएगा I1Q, IG की वैल्यू 0 रख रहे हैं हम उसमें, प्लस I माइनस I1S इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा I1Q इक्वल टू I माइनस I1S। अगर हम दोनों इक्वेशन को सिंपली डिवाइड कर दे तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज का एक्सप्रेशन है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज मीटर ब्रिज। इसका एक और एप्लीकेशन था पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जो अब कोर्स में नहीं है, मीटर ब्रिज एप्लीकेशन में है। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये मीटर ब्रिज का डायग्राम है जिसमें से ये आपको लैब में पहले से मिलेगा। ये 3 कॉपर की ब्लेड हैं जो किसी वुडन फ्रेम पे फ्रेम्ड होंगी। ये इनको आप मूव नहीं कर सकते हो। AB एक वायर होगा जो हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, बाकी कनेक्शंस आपको लगाने पड़ेंगे। तो कनेक्शंस में हमने एक बैटरी और की लगा दी, ऊपर एक रेजिस्टेंस बॉक्स और नीचे एक अननोन रेजिस्टेंस बॉक्स सेकंड गैप में। अब एक गैलोमीटर लगा दिया। अगर हम यहाँ देखें तो P अपॉन Q यहाँ R अपॉन X की जगह पे है, और जो बैलेंस पॉइंट जहाँ मिलता है इसकी टेस्टिंग के लिए ये है कि अगर गैलोमीटर को एक टर्मिनल पे टच करेंगे तो वन साइड डिफ्लेक्शन आना चाहिए जॉकी को, और अगर हम दूसरी साइड टच करेंगे B पॉइंट की साइड तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड आनी चाहिए। अगर गैलोमीटर दोनों साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब आपका सर्किट सही है, और अगर गैलोमीटर दोनों साइड डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है मतलब सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। तो अगर दोनों साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो बीच में 0 भी देगा, तो जिस पॉइंट पे 0 देगा उसी को हम नल डिफ्लेक्शन मेथड बोलेंगे और उसी को हम बैलेंस पॉइंट बोलेंगे। तो R अपॉन X इक्वल टू R AJ, मतलब AJ डिस्टेंस का रेजिस्टेंस अपॉन R JB। सो R अपॉन X इक्वल टू R AJ जो होगा वो लेंथ के अकॉर्डिंग है। तो हमें मालूम है कि R प्रोपोर्शनल टू R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। रो और A इसमें से यूनिफॉर्म है तो R प्रोपोर्शनल टू या R जो AJ को हम K इंटू L लिख सकते हैं और JB को K इंटू 100 माइनस L लिख सकते हैं।
क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L तो R इक्वल टू के एल। तो जो L डिस्टेंस है ए जे की वो K इंटू एल हो गया, और जो 100 माइनस एल डिस्टेंस है वो 100 माइनस एल इंटू के हो गया। K से K कटने के बाद हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज x इक्वल टू R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। नाउ यूज ऑफ मीटर ब्रिज to find the unknown resistance using meter bridge, to compare two unknown resistance using meter bridge, to verify law of series and parallel series combination of meter bridge, to verify law of parallel combination of resistance using meter bridge, to find the unknown temperature using meter bridge. Now जो हमारा मेन एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज, इसमें हमारे पास ये मीटर ब्रिज हो गया। इसके क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट होगा पॉजिटिव ऑफ सेल टू फर्स्ट एंड ऑफ मीटर ब्रिज, ए और बी 2 पॉइंट मान लिए। नेगेटिव ऑफ सेल टू की, और की टू सेकंड पॉइंट ऑफ मीटर ब्रिज, ये हमने पहले लगा दिया। फर्स्ट एंड से पॉजिटिव ऑफ सेल, नेगेटिव से की, और की से बी पॉइंट। अब रेजिस्टेंस बॉक्स को हम फर्स्ट गैप में लगा देंगे, अननोन रेजिस्टेंस को हम सेकंड गैप में लगा देंगे। गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव मिडिल पॉइंट से टच करेंगे, और नेगेटिव गैल्वेनोमीटर को जॉकी से कनेक्ट कर देंगे। ये सर्किट डायग्राम हो गया। जो बैलेंस पॉइंट होगा एक पॉइंट L और दूसरी डिस्टेंस 100 माइनस L। ऑब्जर्वेशन टेबल वाई व वॉइस, इससे क्या क्या वाई व पॉइंट आ सकते हैं। वाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज 1 मीटर लेंथ वायर, इसलिए नहीं कि उसके अंदर 1 मीटर का स्केल है। What is the principle of meter bridge? It is based on the principle of balanced Wheatstone bridge. Which wire used to make meter bridge and why? मैग्नेट और कांस्टेंट इनका वायर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इसमें पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ज़्यादा होता है। वायर स्ट्रिप आर मेड ऑफ थिक कॉपर टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शंस। Why it cannot use to make small resistance? Because small resistance can be offered by thick copper strips also. What happened to balance point when resistance box and unknown resistance interchange? Then balance point will be 100 minus L. To cell and galvanometer interchange, no change in balance point. एक और क्वेश्चन आता है कि what may be the approximate range of readings? तो रीडिंग 35 से 65 के बीच में आनी चाहिए। Now second apparatus जो इस यूनिट का है that is पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर नॉर्मली जो लैब में अवेलेबल है 10 वायर पैरेलल लगे रहते हैं, 1-1 मीटर के 10 वायर रहते हैं। कांस्टेंट या मैग्नेट के होंगे, हाई रेजिस्टेंस वायर होंगे, और इन वायर को पैरेलल लगाने के बीच में ज्वाइंट करने के लिए थिक स्ट्रिप्स स्टील या कॉपर की लगाई जाती है, जिससे कि वो रेजिस्टेंस ऑफर ना हो। और इसमें रीडिंग लेते टाइम स्नैक टाइप, मतलब अगर हम एक बार 0 से 100 जा रहे हैं तो दोबारा 100 से 200 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आना पड़ेगा। और इसका जो प्रिंसिपल है पहले हम वो देखते हैं। तो प्रिंसिपल इसका सिंपल से डिपेंड करता है कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम मेजर करना है तो लेंथ बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा मिलेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ व्हेन द एरिया क्रॉस सेक्शन एंड करंट इज सेम। सो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए लगा देंगे तो आई रो एल अपॉन ए हो गया। सिंस आई रो और ए कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू के एल हो गया, या V प्रोपोर्शनल टू L। और यहाँ पर जो K आया इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। और V और L का ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और इस ग्राफ की हेल्प से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। जिसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, जिसका थीटा कम होगा वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, वो अच्छे से रीडिंग देगा, उसमें रीडिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। और जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप ग्रेडियंट कम होगा, ज़्यादा होगा, उसमें ड्रॉप्स या सेंसिटिविटी उसकी थोड़ी सी कम मानी जाएगी। अब आ रहे हैं हम इसके 2 प्रैक्टिकल जो हमें करने हैं। कंपैरिजन ऑफ EMF यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सर्किट डायग्राम हम नेक्स्ट स्लाइड में बनाना देखेंगे, अभी हम इसका प्रिंसिपल देख रहे हैं। तो अगर हम इसमें 2 सेल को अगर हम सेम पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करते हैं, एक बार E1 सेल को, दूसरी बार E2 सेल को, और दोनों के लिए हम बैलेंस पॉइंट निकालते हैं।
अगर हम फर्स्ट सेल कनेक्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि इसमें जो बैलेंस पॉइंट आता है वो L1 लेंथ पे आता है, तो हम इसको I रो L1 अपॉन A लिख सकते हैं, या VE1 इक्वल टू K L1 लिख सकते हैं। और जब हम दूसरे सेल को कनेक्ट करते हैं और बैलेंस पॉइंट L2 आता है, तो इसको I रो L2 A अपॉन A लिख सकते हैं, या E2 इक्वल टू K L2 लिख सकते हैं, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। इट इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल। और इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखना है सर्किट में कि जो ड्राइवर सेल है वो बैटरी है, उसका पोटेंशियल बाकी दो सेल से ज़्यादा होना चाहिए, और सारे सेल के पॉजिटिव एक ही टर्मिनल ऑफ पोटेंशियल पे कनेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज आपको बोथ साइड रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे तीनों सेल हैं, एक ड्राइवर सेल है कैपिटल ई, दो प्राइमरी सेल हैं E1 E2, तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल 8 पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमीटर पे कनेक्ट है। नाउ हेल्पिंग पॉइंट्स, इस डायग्राम को अगर हम बनाना चाहेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा। ये प्राइमरी सर्किट बना हुआ है पहले, इसमें सबसे पहले हम एंड्स ए ऑफ पोटेंशियोमीटर को पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट करते हैं, फिर नेगेटिव ऑफ बैटरी को हम नेगेटिव ऑफ एमीटर से कनेक्ट करते हैं, फिर पॉजिटिव ऑफ एमीटर को हम रियोस्टेट के लोअर अपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, देन अपर टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट टू की, देन की टू बी टर्मिनल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इससे एक सर्किट कंप्लीट हो गया। इतना सर्किट बनाने के बाद अगर हम की लगा कर देखेंगे तो एमीटर में रीडिंग आएगी। अगर एमीटर में रीडिंग आ रही है मतलब प्राइमरी सर्किट कंप्लीट है। इसके बाद सेकेंडरी सर्किट, हम पॉजिटिव ऑफ बोथ सेल, दो सेल है हमारे पास, दोनों सेल के पॉजिटिव ऑफ बोथ सेल हम ए टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। नेगेटिव ऑफ बोथ सेल, दोनों प्राइमरी सेल के एक टू वे की होगी जिसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक बीच में पॉइंट होता है, 2 एंड्स होते हैं, तो दोनों एंड्स पे एक एंड्स पे हम दोनों के नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। जो मिडिल टर्मिनल ऑफ टू वे की होगा उसको रेजिस्टेंस बॉक्स से, और फिर रेजिस्टेंस बॉक्स को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से और गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव को जॉकी से कनेक्ट करेंगे। ये 10 पॉइंट कंप्लीट करने पे अगर आप टू वे की के फर्स्ट पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो E1 सेल रीडिंग देगा, और सेकंड पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो E2 सेल रीडिंग देगा। ये इसकी टेबल है, सीरियल नंबर, करंट, बैलेंस पॉइंट व्हेन सेल 1 is connected, बैलेंस पॉइंट व्हेन सेल 2 is connected, E1 upon E2 equal to L1 upon L2। नाउ दूसरा एक्सपेरिमेंट सेम डिवाइस से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालने के लिए यूज होता है। ये वो एप्लीकेशन है जो वोल्टमीटर नहीं कर सकता है। इसके लिए भी हम पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल के लिए हमने इसमें 2 सेल ना लगा के एक ही सेल को 2 बार यूज़ किया है और L1 L2 निकाला है। एक बार जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है तो उसको EMF कहते हैं, और जब EMF फ्लो हो रहा है तो हमने EMF फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स के पास लगी की को हमने हटा दिया है, तो इसका EMF काउंट होगा, और EMF काउंट होने पे इसका जो लेंथ L1 मान ली हमने, तो E इज इक्वल टू I रो L1 अपॉन A हो गया, ये E इक्वल टू K L1 हो गया। जब हम K2 की कनेक्ट करेंगे और कुछ रेजिस्टेंस बॉक्स से रीडिंग निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो फिर इसका पोटेंशियल काउंट होगा, और पोटेंशियल मतलब जब करंट सर्किट या सेल क्लोज सर्किट में हो, तो फिर I रो L2 अपॉन A होगा। डेफिनेटली L2 की वैल्यू कम होगी। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो E अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2, और एक फॉर्मूला हमारे पास है स्मॉल r इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, और अगर हम इसमें वैल्यू रख दें E अपॉन V की तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये इसका प्रिंसिपल फॉर्मूला है। अब इसके हेल्पिंग पॉइंट्स इस डायग्राम को बनाने के लिए, प्राइमरी सर्किट्स के पॉइंट सिमिलर पिछले वाले जैसे हैं। इसमें फिर से हमने पहले क्या किया, एंड पॉइंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमीटर को पॉजिटिव बैटरी से, नेगेटिव ऑफ बैटरी को हमने नेगेटिव ऑफ मिलीमीटर से, पॉजिटिव ऑफ मिलीमीटर को लोअर टर्मिनल अपोजिट टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट से, अपर टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट को की से, और की से बी टर्मिनल ऑफ पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर दिया। इतना कनेक्ट करने के बाद हमें की लगा के देखना है एमीटर में रीडिंग आ रही है तो इतना सर्किट सही है। इसका सेकेंडरी सर्किट में हमने 2 पार्ट माने हमने। यहाँ पे हम पहले इसके सेकेंडरी सर्किट को हम 2 तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं। पहले हम सेल को लगाएंगे ए टर्मिनल से, और फिर नेगेटिव ऑफ सेल को लगाएंगे गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव को लगाएंगे जॉकी से। ये एक पार्ट होगा। और दूसरे पार्ट में हम सेल के अक्रॉस
रेजिस्टेंस बॉक्स और की लगाएंगे, मतलब सेल के पॉजिटिव से एक टर्मिनल और लेंगे जिसको रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से की K2 एक और की लेंगे हम यहाँ पर, उसको कनेक्ट करेंगे और फिर की K2 को दोबारा नेगेटिव ऑफ सेल से कनेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 3 सर्किट्स बन रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में 2। प्राइमरी सर्किट तो सेम टू सेम पिछले वाले जैसा है। सेकेंडरी सर्किट में पहले हमने सेल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और फिर हमने रेजिस्टेंस बॉक्स और K2 को फिर से हमने सेल से कनेक्ट किया। ये इसका की पॉइंट है, टेबल है।